June 2022 became nightmare for BNPL companies like Slice, like Uni, like LazyPay, like PostPay, like CreditBee, each and everything. And the reason was RBI. RBI clarified on 20th June that BNPL cards like all these cards cannot be loaded through credit lines. और शुरुआत में कंफ्यूजन रहा कि क्योंकि सर्कुलर जो है वो एड्रेस किया गया है नॉन बैंक पीपीआई इशूअर्स को, और ये जो कार्ड्स हैं ये सिर्फ एसबीएम बैंक ने इशू किए हैं, इस वजह से इस पर ये क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। बट ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई और एक्चुअल में बहुत बड़ा संकट इन कंपनीज पे आ गया कि कंपनीज एक्चुअल में सर्वाइव कर पाएंगी कि नहीं। इस समय आज की बात करें तो काफी सारी कंपनीज ने अपने नए कार्ड्स इशू करने पे होल्ड लगा दिया है। स्लाइस ने नहीं लगाया, बट स्लाइस ने अपना मॉडल रिसेंटली चेंज किया है। उन सब की बात करेंगे, साथ ही साथ ये बात भी करेंगे कि आप सभी को ये कार्ड लेने चाहिए या नहीं, और अगर ले लिया है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, इनका आपके सिविल स्कोर पर या क्रेडिट स्कोर पर क्या इंपैक्ट आएगा। बट उन सभी की बात करने से पहले देखते हैं कि कार्ड्स एक्चुअल में इतने ज्यादा मात्रा में आने क्यों लगे और आरबीआई को ऐसा क्या लगा कि इन सब पर एक्शन लेना उन्होंने शुरू किया। पिछले 8 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड्स काफी इवॉल्व हुए हैं। अगर आप 2014 से पहले की बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में क्रेडिट कार्ड के लिए सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी, वो है पेनल्टीज और इंटरेस्ट। और उसके बाद में जब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स आए और सब ने कार्ड्स के साथ में ऑफर्स निकालना शुरू किए तो काफी लोगों ने कार्ड्स लेना शुरू किया और उसका इस्तेमाल किया, और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक काफी हद तक बढ़ गई कि अगर वो समय पर रीपेमेंट करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। बट क्रेडिट कार्ड्स में भी एक इशू है, एक नहीं बल्कि 3 से 4 इश्यूज हैं जिसका फायदा इस तरीके की कंपनीज ने उठाया और अल्टीमेटली इन्होंने अपना काफी अच्छा कस्टमर बेस आज बना लिया है। उसमें पहला इशू अगर हम बात करें तो वो है टियर 1 टियर 2 सिटीज का। क्रेडिट कार्ड्स जनरली टियर 1 टियर 2 सिटीज के अंदर ही अलाउ किए जाते हैं। साथ ही साथ इन क्रेडिट कार्ड्स को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 21-23 होनी चाहिए। साथ में आपकी इनकम जो है वो कंसिस्टेंट और अच्छी होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 प्लस की, और ऐसे केस में काफी लोग इसके लिए इनेलिजिबल हो जाते थे। इसी के साथ में इसका जो लेने का प्रोसीजर है वो काफी लंबा होता था, और इन कार्ड्स में अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करना है तो आपके ऊपर काफी सारे चार्जेस और इंटरेस्ट लगाए जाते थे, और इन सभी का फायदा जेस्ट मनी या स्लाइस जैसी कंपनीज ने उठाया। अगर मैं स्लाइस की बात करूं जो कि आज की डेट में बीएनपीएल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, तो 2016 के अंदर राजन बजाज ने इस कंपनी को फाउंड किया और 2019 के अंदर उन्होंने स्लाइस का फिजिकल कार्ड इशू करना शुरू किया। इसी के साथ में उन्होंने इसके लिए काफी सारे ऑफर्स लॉन्च किए, रेफर एंड अर्न ऑफर लॉन्च किया, और इसी वजह से शुरुआत के 5 महीनों में ही उन्होंने 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस इस कार्ड के जरिए टच कर लिए, जिसके अंदर 60% ऑफलाइन थे और 40% ऑनलाइन थे। इसी के साथ में अगर ये देखें कि ये कार्ड्स एक्चुअल में कितने मंथली इशू हो रहे हैं, सो 2021 के अंदर ये कार्ड्स 2 लाख पर मंथ इशू किए स्लाइस ने, और 2022 के अंदर 3 लाख कार्ड्स पर मंथ इशू किए, जो कि एक बड़ी बैंक के लिए, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई, एसबीआई के लिए भी बहुत बड़ी बात है। सो अब इन सब के चक्कर में ऐसा क्या है जो कि इन कंपनीज को पैसा बना करके दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें इन कार्ड के अंदर आपको 1 से 2% का कैशबैक मिलता है, नो कॉस्ट ईएमआई मिलती है। तो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऐसा क्यों लगा राजन बजाज को या फिर इसकी तरह किसी भी अन्य कंपनी को कि इस सेक्टर में आया जाए, इस तरीके के कार्ड्स इशू किए जाएं? मेजर ये कंपनीज 3 तरीके की ट्रांजैक्शन फीस वसूलती है। पहली चीज सबवेंशन इनकम। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जितनी भी जगह पर ये नो कॉस्ट ईएमआई देती है वो कंपनीज इनको उसके लिए फीस देती है आपके अगेंस्ट में, आपको वो नो कॉस्ट ईएमआई का एक बड़ा डिस्काउंट देती है, और उतना ही पैसा उन कंपनीज को जाता है, उनकी एनबीएफसी को जाता है। फॉर एग्जांपल स्लाइस का जो बड़ा एनबीएफसी जो खुद का सब्सिडरी है वो है क्वाड्रिलियन, तो यहां उसके पास में सबवेंशन इनकम का काफी सारा पैसा आता है। दूसरा है इंटरचेंज फी, जहां पर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं इस कार्ड के जरिए किसी भी आउटलेट पर, तो वहां पर 1 से 2% का ट्रांजेक्शन अमाउंट कट हो करके मर्चेंट को मिलता है, और वो 1-2% काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, काफी सारे लोग बांटते हैं आपस में। स्लाइस उसमें से एक है, क्वाड्रिलियन उसमें से एक है, एसबीएम बैंक उसमें से एक है। साथ ही साथ ये जो वीजा है जो ये ट्रांजैक्शन को एक्चुअल में परफॉर्म होने में मदद करता है, एक पोर्शन उसका भी है। अब सवाल ये आता है कि यार 1-2% में ये कंपनीज क्या ही कमा लेती होगी, बट अगर आप इसका डेटा देखें सो इन्होंने 2000 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर मंथ करते हैं ये, और अगर आप उसका 2% निकालेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। नवंबर 2021 के अंदर जो स्लाइस कंपनी है वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, यानी कि कार्ड्स इशू करने के 3 सालों के अंदर। और यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब आप सभी जान गए होंगे शार्क इंडिया देख करके, 1 बिलियन का वैल्यूएशन इन्होंने टच किया विदाउट लिस्टिंग। और ये जो वैल्यूएशन था उन्होंने जब टच किया तो उस समय उनका इन्वेस्टर था टाइगर ग्लोबल।
सो इस एंगल से अगर आप देखें तो ये कंपनीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा बना भी रही थी और बहुत ही सरल तरीके से लोगों तक कार्ड पहुंचा रही थी, और टियर 1 टियर 2 सिटीज़ के साथ में अब टियर 3 सिटीज़ में भी ये टारगेट कर रही है यूज़र बेस बनाने का। अभी इस समय अगर आप बात करें कि टोटल मैंने आपको बताया 2 लाख यूजर्स ये पर मंथ स्लाइस जो है वो 2021 में ला रहा था और 3 लाख पर मंथ 2022 के अंदर ला रहा था। तो आप सोचिए सभी BNPL कंपनीज को अगर एग्रीगेट करके देखें तो कितना बड़ा कस्टमर बेस ये बना रहे हैं। बट इन सभी कंपनीज में एक बेसिक इशू था, एक नहीं काफ़ी सारे बेसिक इश्यूज थे, जिसकी वजह से RBI ने इन सभी कंपनीज पे अपना शिकंजा जो है वो जकड़ना शुरू किया। पहली चीज़, जितने भी ये कार्ड्स हैं ये बहुत ही कम अश्योरिटी में इशू किए जाते हैं, और ऐसे केस के अंदर अगर आप देखें सो आपको सिर्फ ऑनलाइन KYC करना होती है और आपको सिर्फ फोटो क्लिक करना होता है और आपकी लिमिट आपके सामने होती है। दूसरी चीज़, ये कार्ड्स जो इशू किए जाते हैं वो जनरली ये कार्ड जो लेने वाले लोग हैं वो उनकी एज जो है वो 18 से लेकर के 25-26 साल होती है। अगर आप स्लाइस अकेले की एवरेज एज देखेंगे तो दैट इज 21 ईयर्स, यानी कि सभी कार्ड्स लेने वाले जो स्लाइस कार्ड के यूजर्स हैं उनका एवरेज निकाला जाए तो वो 21 साल के लोग हैं। और आप सभी समझते हैं कि उस तरीके के एज वाले लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, एक पैसे को बोरो करने के बाद में उसका रीपेमेंट कितना ज़रूरी होता है उनको नहीं पता, और इसी वजह से SMA 2 क्लासिफिकेशन को मैं बताता हूं, जितने भी ओवरड्यूज मोर देन 60 डेज होते हैं उसको SMA 2 कहते हैं। सो 60 से लेकर के 90 डेज के बकेट के अंदर जितने भी ओवरड्यूज थे क्रेडिट कार्ड में वो 9% था और पे लेटर वाले कार्ड्स के अंदर वो 18% था, यानी कि एग्जैक्टली डबल। RBI को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इशू है, कस्टमर उतना लिटरेट भी नहीं है और कस्टमर को कुछ ना कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से यहां पर जो डिफॉल्ट रेट है वो डबल है एग्जैक्टली। उसके भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। क्रेडिट कार्ड आपको 15 दिन से लेकर के 20 दिन का पेमेंट ऑप्शन देता है, जहां पे आपका अगर स्टेटमेंट 15 तारीख को जनरेट होता है तो आप 3-4 तारीख तक भी पेमेंट कर सकते हो, जबकि स्लाइस जैसी कंपनीज जो हैं वो सिर्फ 4 से 5 दिन का रीपेमेंट आपको ऑप्शन देती है, एडवांस पेमेंट नहीं लेती है। और इस वजह से अगर आप सोचें कि आप 1-1.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर दें और उसके बाद में उस कार्ड को छोटा छोटा इस्तेमाल करें वो भी पॉसिबल नहीं, जिससे डिफॉल्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ में लिटरेसी की अगर बात करें तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो भी कहीं पे कोने में रखते हैं और उसकी वजह से आपको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। अगर मैं बात करूं, अगर आपसे डिफॉल्ट हो गया तो आप पर भारी भरकम चार्जेस लगाए जाते हैं, और तो और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी कैप्चर किया जाता है और उन तक भी कॉल किए जाते हैं, उनको भी व्हाट्सएप मैसेजेस किए जाते हैं कि हमने इस पर्सन को लोन दिया था, इस पर्सन ने उसका भुगतान नहीं किया और ये आपका फ्रेंड है, अभी आप हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। वहां तक ये कंपनीज जा चुकी है। साथ ही साथ जून 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से प्ले स्टोर ने स्लाइस को फ्लैग भी कर दिया था कस्टमर की इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। सो ऐसे केस के अंदर इन सारी कंपनीज में काफ़ी सारे इश्यूज थे और जिसकी वजह से इन कंपनीज के ऊपर शिकंजा जड़ना शुरू किया RBI ने। अब बात आती है RBI के सर्कुलर को अगर हम पढ़ें, सो इट इज़ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को क्रेडिट लाइन के जरिए लोड नहीं किया जा सकता। तो व्हाट इज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का एक पूरा मास्टर डायरेक्शन है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई वॉलेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम भी एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, अमेजॉन का वॉलेट भी एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जिंगो से जो आपको गिफ्ट कार्ड मिलता है दैट इज ऑल्सो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है उसको यूजर ही लोड कर सकता है, चाहे वो डेबिट कार्ड के जरिए करे, क्रेडिट कार्ड के जरिए करे, नेट बैंकिंग के जरिए करे, कहां से भी करना है वो करे। ये सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने एक लूप होल निकाला। उनके पास में क्रेडिट कार्ड इशू करने का ऑब्वियसली लाइसेंस नहीं था, बट उन्होंने इन कार्ड्स के अंदर जो कार्ड्स ये जितने भी हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट उसके साथ उसको SBM के द्वारा SBM की हेल्प से इशू करवाया और उसके अंदर पैसे जो है वो अपनी सब्सिडरी अपनी NBFC से लोड करवाया। फॉर एग्जांपल स्लाइस का जो बड़ा NBFC है दैट इज क्वाड्रिलियन, उसके अलावा भी 3 NBFCs हैं और वहां से उसको लोड करवा देते हैं। अब ऐसे केस में वो जो लोडेड वॉलेट है, लोडेड कार्ड है, उसको कस्टमर कहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेता है और ऐसे केस में उसको जो है एक लिमिट मिल जाती है। और RBI ने कहा कि ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर आप क्रेडिट लाइन दे करके इसको क्रेडिट कार्ड नहीं बना सकते। स्लाइस की एक बहुत बड़ी परेशानी है, मुझे हर्षद मेहता बार बार याद आता है। स्लाइस ने अपने टैगलाइन में लिखा बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड चैलेंजर, खुद क्रेडिट कार्ड नहीं है और बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड चैलेंजर बना। और ऐसे केस में सारी बैंक्स ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं RBI को जाकर के दस्तक दी होगी कि ये जो कार्ड्स हैं ये ना तो क्रेडिट कार्ड है, फिर भी हमारे लिए बड़ा कॉम्पिटिशन है। और RBI चाहता है कि इस तरीके के क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ बैंक के द्वारा ही इशू किए जाएं, इस वजह से इस तरीके की गाइडलाइन आई। और अभी अगर आप देखें सो स्लाइस ने अपना जो टैगलाइन है वो भी चेंज कर दिया है, सिंपलेस्ट वे टू पे। सो ऐसे केस में कहीं ना कहीं बदलाव आते हैं। बात करें कि आज की डेट में उन्होंने ऐसा क्या बदलाव किया है कि वो RBI के रूल के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो स्लाइस ने रिसेंटली अभी कुछ 20 जुलाई के आसपास
एक ईमेल किया है सभी स्लाइस मेंबर्स को और उसमें उन्होंने लिखा है कि अब से आप जो अकाउंट आपका स्लाइस का ओपन करेंगे उसमें अब आपको क्रेडिट लिमिट नहीं दिखाई जाएगी, अब वो होगी परचेसिंग पावर। ये परचेसिंग पावर क्या है? ये परचेसिंग पावर फॉर एग्जाम्पल अभी पहले जो NBFC क्वाड्रिलियन जो है आपके वॉलेट में पैसे लोड करती थी, अब ये जो क्रेडिट लाइन है यहां से बदल करके अब ये क्लासिक टर्म लोन के अंदर शिफ्ट हो गई है। अब आप परचेसिंग पावर रिफ्रेश कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर और आपको देख सकते हैं कि आपको कितना लोन सैंक्शन किया जा सकता है। आपके हर एक ट्रांजैक्शन पे ये परचेसिंग पावर बदलेगी और आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा उतनी ही अमाउंट का। देखा जाए तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट स्लाइस ने या इस तरीके की कंपनी ने बैकएंड पे उस क्रेडिट लाइन को पूरी तरह से बदल करके टर्म लोन में बदल दिया है। हर एक ट्रांजैक्शन तुरंत सैंक्शन होकर के मर्चेंट तक पहुंचेगा। सवाल यह है कि क्या ये आरबीआई की रूल्स के अंदर आता है या बाहर, तो उस पर फिलहाल के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। उसी के साथ में अगर आप क्रेडिट बी की बात करें, लेजी पे की बात करें, तो इन्होंने नए कार्ड्स इशू करना बंद किए, बट अभी उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव किया है, कस्टमर को मैसेज भेजे हैं और कहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज आपके ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो सर क्या हमारा हर एक ट्रांजैक्शन स्लाइस से किया गया या लेजी पे से किया गया एक नया टर्म लोन होगा और क्या वो मेरी सिबिल को बार बार हिट करेगा? क्या वो मेरी सिबिल रिपोर्ट में हर एक ट्रांजैक्शन अलग अलग दिखेगा? तो उसका जवाब अगर मैं आपको दूं, सो मैंने स्लाइस से न जाने कितने मिनट या घंटे बात किए मुझे याद नहीं है, बट जितनी भी देर तक बात की उसका और उसकी पूरी वेबसाइट मैंने छान मारी, अल्टीमेटली उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, इवन राजन बजाज ने भी ये मेंशन किया हुआ है जो कि सीईओ हैं स्लाइस के, उनका कहना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं या ये जो चेंज इन द मॉडल है इससे कस्टमर के सिबिल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला है। ऑल्दो मुझे नहीं पता कि हर एक ट्रांजैक्शन अगर सेपरेट टर्म लोन दिखेगा अगर, तो ऐसे केस में वो सिबिल पे कैसे इंपैक्ट नहीं करेगा। परचेसिंग पावर अगर रिफ्रेश होगी तो बिना सिबिल के कैसे वो रिफ्रेश होगी नहीं पता। उन्होंने ये कहा है कि जो परचेसिंग पावर रिफ्रेश है वो कस्टमर के स्लाइस के साथ में पुराने बिहेवियर को देख करके रिफ्रेश की जाएगी, ना कि उसके क्रेडिट स्कोर के बेस पर। तो आप ये बताइए कि इस कार्ड को लिया जाए या नहीं। सो मैं उसका जवाब देता हूं आपको। पहली बात, अब ये सारे के सारे कार्ड्स या तो टर्म लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल टर्म लोन के तौर पे ही आपको अपने अकाउंट के अंदर शो करेंगे। सो मेरा ये कहना है कि आपने सिबिल में इतना ज़्यादा टर्म लोन दिखाना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कार्ड रखना भी है तो एक या दो आप रखिए जहां पर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा ऑफर्स आते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ऑफर्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं और साथ ही साथ हमको कस्टमर केयर से बात करना भी मुश्किल हो रहा है, आप उन कार्ड्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे केस के अंदर अगर आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा और अगर अल्टीमेटली आपकी सिबिल खराब होगी फ्यूचर में, तो ऐसे केस में वो चीज़ प्रमोटेबल नहीं है। सो ये मेरा सजेशन है। और अगर आप मुझसे सजेशन मांगते हैं, सो फिलहाल काफ़ी टाइम से यूनिकार्ड में कोई ऑफर नहीं है, मेरे हिसाब से उसको मत, मेरे हिसाब से अभी कोई भी कार्ड अगले 1 महीने तक मत लीजिए जब तक कि सारी कंपनीज एक बेहतर ऑफर के साथ में, बेहतर क्लैरिटी के साथ में ना आ जाए। बट इतना श्योर है आरबीआई के सर्कुलर के बाद में पिछले 1 महीने से और आने वाले 1 महीने तक ये सभी कंपनीज बहुत सारे ऑफर्स लेकर के आने वाली है ताकि कस्टमर को वो जोड़ करके रख सके, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स बंद होने लगे हैं अभी। इसी के साथ में मुझे देखने दीजिए मैं कोई पॉइंट आपको बताना भूला तो नहीं हूं। सो आई थिंक मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके साथ में कवर किए हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इस समय अगर आप कार्ड्स लेने की सोच रहे हैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे मैं ऐसे क्रेडिट कार्ड्स के लिंक दूंगा जो कि तुरंत अप्रूव होते हैं। तो ऐसे केस में आपको बेनिफिट मिलेगा, वो क्रेडिट लाइन कार्ड भी नहीं होंगे, टर्म लोन भी नहीं होंगे और अच्छे कार्ड्स हैं और वो आपको तुरंत अप्रूव होकर के मिलेंगे अगर आपके पास में बेहतर सिबिल स्कोर है तो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, धन्यवाद, बाय बाय।